नमस्कार दोस्तों, कोटक ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है। एनएफओ का नाम है कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। आज आइए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहां से व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे इस स्कीम के बारे में। तो अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तो आपका कैपिटल अप्रिसिएट होगा, इसकी बात करते हैं। यह निवेश करेगी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, साथ ही साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करेगी जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर उससे अलाइड सेक्टर से रिलेटेड ऐसे स्टॉक पर फोकस किया जाए। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव या स्कीम पूरा कर लेगी, इसकी कोई गारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहेंगे 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपये से लमसम कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की एनएवी मिलेगी। 3 अप्रैल से अप्लाई कर पाएंगे, 17 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट 25 अप्रैल को हो जाएगा। बेंचमार्क निफ्टी एनर्जी ट्राई है जिसके बिहाफ पे इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। एक्टिव फंड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड है। प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिल जाएगा। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 साल के अंदर 10% या फिर इससे ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हो तो स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी कैटेगरी थीमेटिक या सेक्टर ओरिएंटेड है। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर हर्ष उपाध्याय एंड मिस्टर मंदार पवार हैं। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में 80% एक्सपोजर होना चाहिए, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.25% है जो कि AUM के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। ये तो फैक्ट की बात हो गई। अब आइए इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, इसमें बताया जा रहा है कि यह जो स्कीम हमने लॉन्च किया है क्यों इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें बताया जा रहा है कि जो न्यू एज इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ता जाए, ये न्यू एज इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग हो गया, मेट्रो एंड रेलवेज हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। इन सब की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सो एनर्जी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि लगातार पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है क्योंकि न्यू एज इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही है। सेकेंड चीज़ ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है EV एंड डेटा सेंटर में वो लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 5% है और ये माना जा सकता है कि 2030 तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 16% के हिसाब से ग्रो करे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। बात करते हैं यहाँ पे आपको निवेश क्यों करना चाहिए, तो इसके पीछे कुछ रीज़न दिया गया है। पहला तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कही गई है कि अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को आप कैप्चर कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी सेक्टर में इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को आप कैप्चर कर पाओगे। सेकेंड, इन्होंने बात कहा इनोवेशन का कि लगातार एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चल रहा है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी सोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये जो इनोवेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, सौर ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है, विंड ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। इन सब के कारण इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अगली बात की जा रही है सस्टेनेबिलिटी की कि अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी आप प्राप्त कर पाओगे। इनका कहना है कि पॉलिसी में जो रिफॉर्म हो रहे हैं उसको आप कैपिटलाइज भी कर पाओगे। तो बेसिकली कुछ बातें इन्होंने ये सारी कही है। अब आइए कुछ कंपैरिजन आपको देख लेना चाहिए जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो इसमें इन्होंने 15 से लेके 24 तक का डेटा दिया हुआ है। इसमें निफ्टी 50 ट्राई की बात करी गई है, निफ्टी 500 ट्राई की बात कही गई है और निफ्टी एनर्जी ट्राई की बात कही गई है जो स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 2015 के सेशन में निफ्टी 50 ट्राई ने -3% का रिटर्न दिया जबकि निफ्टी 500 ट्राई ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया और निफ्टी एनर्जी ट्राई ने 1% का रिटर्न दिया। तो आप देखेंगे कि 2015 के सेशन में निफ्टी एनर्जी ट्राई ठीक ठाक दिख रहा है। 16 में आएंगे तो 16 में सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको निफ्टी एनर्जी ट्राई का दिख रहा है। 2017 के केस में आप देखेंगे तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस इसी का दिख रहा है। 2018 के केस में भी आप देखेंगे तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस निफ्टी 50 ट्राई का है जबकि इससे 2% का कम परफॉर्मेंस निफ्टी एनर्जी ट्राई का देखने को मिल रहा है। लेकिन 19 के पीरियड में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी 50 ट्राई ने सबसे अच्छा किया है। लेकिन 2020 के कैलेंडर ईयर आते आते आप देखेंगे कि निफ्टी 500 ट्राई ने इन दोनों से बेटर परफॉर्म किया है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर निफ्टी एनर्जी ट्राई रहा है। लेकिन जैसे 2021 में आएंगे तो आंकड़ा फिर से चेंज होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे निफ्टी एनर्जी ट्राई ने फिर से बाजी मार ली है। 2022 के केस में
फिर से निफ्टी एनर्जी ट्राई ने बाजी मारी है। 2023 के केस में भी निफ्टी एनर्जी ट्राई ने सबसे बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन 2024 के केस में निफ्टी 500 ट्राई ने बेटर परफॉर्म किया है। तो अब इस डेटा को देखने के बाद लग रहा है कि निफ्टी 500 ट्राई ने 2 बार आउट परफॉर्म किया है, जबकि निफ्टी 50 ट्राई ने 2 बार आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी एनर्जी ट्राई ने लगातार 6 बार आउट परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले कुछ वर्षों में निफ्टी एनर्जी ट्राई ने। तो स्कीम के सपोर्ट में ये डेटा दिया गया, तो ये चीज कंपनी कह रही है अपनी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क है, जैसे एक्टिव इन्वेस्टमेंट रिस्क है, एक्टिव फंड है, तो इसमें फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंड में अल्फा कितना किस लेवल पे जनरेट होगा। साथ ही साथ एक दिक्कत यहाँ पे बड़ी ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस यहाँ पे किया जाने वाला है वो एनर्जी सेक्टर पे किया जाने वाला है। ये सेक्टर स्पेसिफिक एंड थीम स्पेसिफिक काम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ देखने को मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट आप ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर रिस्कोमीटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं ये स्कीम किसके लिए अच्छी हो सकती है। तो अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं, 7 से 8 साल का विजन रखते हैं, तो ये स्कीम आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हो, आपको लगता है कि यार फंड मैनेजर जिसमें निवेश करता है वो अल्फा जनरेशन अच्छा करता है, साथ ही आप थीम एंड सेक्टर ओरिएंटेड स्कीम पर ज़्यादा विश्वास करते हो, आपको लगता है कि एक थीम, एक सेक्टर ओरिएंटेड फंड आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, तो आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हो। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यह एक एनएफओ है, इसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, तो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये ज़रूरी नहीं है, तो इसका भी एक अलग लेवल पर रिस्क इन्वॉल्व है। सब कुछ देखने सुनने पर ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी भी कम नहीं होने वाली है, वो ट्रांसफार्म हो जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो सके जिसके कारण ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस बन रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। तो थीम देखने पर ठीक लग रही है, बट वही है, जितना रिस्क मैंने आपको बताया है, सारे रिस्क को आप ध्यान रखते हुए फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। साथ अगर आप हमसे जुड़कर निवेश करना चाहते हैं या फिर आपको कोई सलाह चाहिए पोर्टफोलियो से संबंधित, स्कीम से संबंधित, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।